माय डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर एक बार सक्सेस इंडिया जीएस एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक पे डिस्कस करूंगा। इस पर बात करूँ, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो सुनना चाहिए, समझना चाहिए। अक्सर हम लोग बात करते हैं और आज का टॉपिक जो है वो राष्ट्र का निर्माण और उसकी समस्याएं, भारत राष्ट्र का निर्माण और उसकी समस्या है। इसमें जब राष्ट्र का निर्माण की बात होती है तो इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें कि राष्ट्र का निर्माण कैसा होना चाहिए, एक बहुत पेचीदा सवाल था, एक वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम था कि भारत राष्ट्र किस तरह का राष्ट्र होना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी मानी जाती है, दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी मानी जाती है, और इतनी बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक देश में एक राष्ट्र का निर्माण करना, इतनी डाइवर्सिटी में एक राष्ट्र का निर्माण करना, एक तरह की सोच, एक अपने लैंड के प्रति जो है लगाव, अपने देश के प्रति एक तरह की सोच, एक तरह की भावना रखना, जो कि एक राष्ट्रवाद का कंसेप्ट कहलाता है। तो भारत में जो विभिन्नताओं का देश जाना जाता है अक्सर जो है, और यहाँ पे इसकी सच्चाई ये है कि दिस इज़ द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। मीन्स यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ जो है पनपती है, एक साथ रहती है। फॉर एग्जांपल अगर कहा जाए कि भारत में कई जातियों और कई रिलीजियस ग्रुप एक साथ रहती है, एक साथ रहती है, एक समान रहती है और सामान्य रूप से एक खूबसूरत ढंग से खूबसूरत देश का निर्माण करती है। ये दुनिया के लिए और भारत के लिए भी बहुत खूबसूरती और खूबसूरत चीज़ है। तो भारत का निर्माण, ये इतनी बड़ी जो डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्र का निर्माण कैसा होना चाहिए, इसमें अगर डिस्कस करें, हम इस पे बात करें तो एक कंसेप्ट निकल कर आता है। अधिकतर लोगों की जो भावनाएं हैं, अधिकतर जो नेशनलिस्ट थे, जो नेशनलिस्ट लीडर थे, उनकी जो भावनाएं हैं वो इस प्रकार से थी कि राष्ट्र का निर्माण ऐसा हो जिसमें आदर्श और इस तरह के राष्ट्र का कामना होना चाहिए, ऐसे कामना होना चाहिए जिसमें राज्य का संविधान और उसमें सर्वमान्य हो, यानी संविधान जो है सबसे ऊपर हो। एक ऐसा राष्ट्र होना चाहिए जिसमें एक संविधान हो और उस संविधान में सबको एक समान जो है मान्यता दी जाए, सबको एक अधिकार दिया जाए, एक तरह का अधिकार दिया जाए, ऐसे राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। तो भारत जो है एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी वाला देश है, और इसमें एक तरह की डाइवर्सिटी नहीं है बल्कि अनेकों डाइवर्सिटी है, इसमें विभिन्नताएं हैं। ये जो कलरफुल नेशन है, कलरफुल नेशन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाए इसमें, कलरफुल पीपुल आर लिविंग इन द कलरफुल नेशन लाइक इंडिया इन द वर्ल्ड, और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बना देना और उसमें भी एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना, इट वॉज वेरी टफ टास्क। ये बहुत प्रश्न, कठिन प्रश्न था और बहुत बड़ा चैलेंज था भारत के नेशनलिस्ट लीडरों के सामने का है। और यहाँ पे जो संविधान लेकर आए, जिन्होंने संविधान सभा का गठन किया, संविधान सभा को गठन करने के बाद देश के निर्माण और राष्ट्र का निर्माण के बारे में सोचा, तो एक बात निकल के इसमें ये आती कि देश कैसा होना चाहिए। तो देश एक संवैधानिक होना चाहिए। कुछ और अधिकतर लोगों का मानना था कि जो धर्मनिरपेक्ष और जो लिबरल डेमोक्रेसी यानी उदार लोकतंत्र होना चाहिए, उसमें इसको सराहा गया। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इस मान्यता को, इस आइडियाज़ को जो है सराहा है। और
इसमें देखा जा सकता है कि भारत के निर्माण में कहा गया कि भाई एक ऐसा देश का निर्माण हो जिसमें अपना संविधान, एक संवैधानिक सिस्टम, एक संवैधानिक व्यवस्था। 1935 जो अधिनियम बना था, 1935 एक्ट ऑफ 1935, जो भारत के संविधान अभी फ्रेम नहीं हुआ था, भारत के संविधान अभी लिखा नहीं गया था, उससे पहले जो ये एक्ट बना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उस एक्ट के तहत, उस अधिनियम के तहत जो है भारत सरकार काफ़ी चीज़ें जो है ली गई। जैसे कहा जाता, अक्सर कहा जाता है और हकीकत भी है ये कि भारत का जो निर्माण हुआ उसमें, और भारत राष्ट्र के निर्माण और यहाँ के जो संवैधानिक पद्धति अपनाया गया, संविधान, यानी भारत का निर्माण ऐसा होना चाहिए जिसमें एक संविधान हो और उस संविधान, एक लिखित संविधान हो जिसमें सबको बराबरी का हिस्सा मिले, बराबरी का अधिकार मिले, इस तरह का संविधान हो। तो अक्सर हम देखते हैं इसमें लगभग 100% अगर माना जाए जो भारत का संविधान है, उसमें से 75% हिस्सा जो है भारतीय संविधान का, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये दूसरे देशों से यानी विदेशों से लिया गया। फॉर एग्जाम्पल अगर कहा जाए कि जो फंडामेंटल राइट्स है, अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, तो इस तरह से जितने भी सब्जेक्ट मैटर है उसमें लगभग 75% जो है हिस्सा, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे देशों से लिया गया। जैसे फंडामेंटल राइट्स, जो अधिकार है हमारे फंडामेंटल राइट्स, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, US कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। उसी तरह से जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। DPSP वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से लिया गया। इस तरह से हमारा देश एक ऐसा देश का निर्माण हुआ जिसमें अक्सर ये हम कहते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था वाली देश, एक संविधान का व्यवस्था हो और संवैधानिक व्यवस्था हो, ऐसा देश बन गया। दूसरा अगर हम बात करें तो एक और पॉइंट्स में डिस्कस होता है कि स्टेट बिल्डिंग होना चाहिए, भाई राज्य का निर्माण होना चाहिए। देश में जो संघात्मक व्यवस्था हो या एकात्मक या दोनों के विचित्र मिश्रण हो, उस तरह का होना चाहिए, ताकि राजनीतिक जो अस्थायित्व बना रहे। और यह एक गंभीर मामला था, बहुत बड़ा गंभीर मामला था, चैलेंज था ये। नेहरू कनाडा रूपी संघीय व्यवस्था के समर्थन में थे, इसलिए केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया, यानी कि एक फेडरल कैरेक्टर को दिया गया, जो है फेडरल विथ यूनिटरी सिस्टम कहा गया उसको, जो है यानी फेडरल कैरेक्टर भी था, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट था, राज्य को था, केंद्र सरकार को था। तो इस तरह की व्यवस्था जो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया भारत के संविधान में, और यहाँ इस राष्ट्र का निर्माण जो है उस रूप में देखा गया कि राज्य और केंद्र दोनों को पावर है, लेकिन इस तरह की ढांचा तैयार किया गया जिसमें कहा गया कि भारत तो एक राज्यों वाला देश है, लेकिन उसका जो स्ट्रॉन्ग जो पावर है, एक यूनिटरी फेडरल कैरेक्टर विथ यूनिटरी पावर विद द सेंटर, केंद्र के साथ उसका यूनिटरी पावर। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि जब कोई ऐसा स्थिति हो जाए जिसमें हर राज्य सरकार अपना निर्णय लेती है, अपने सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बनाती है, जो केंद्र सरकार है अपनी बनाती है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जैसे कोई इंटरनल एग्रीगेशन हो गया, एक्सटर्नल एग्रीगेशन हो गया, उसके ऊपर अगर किसी तरह की कोई मैटर होता है तो उस पर खास तौर से राज्य जो है, राज्य को पावर नहीं रहता है। जैसे बॉर्डर एरिया में कोई डिस्प्यूट हो गया, इंडिया चाइना से हो गया, इंडिया किसी दूसरे पड़ोसी देश से हो जाता है अगर, या फिर इंटरनल एग्रीगेशन हो जाए, आर्म रिबेलियन हो गया, इस तरह की चीज़ें कोई हुई, तो उस समय जो है एक पावर जो होता है वो यूनिटरी हो जाती है,
यानी वो सेंटर के पास आ जाती है, केंद्र सरकार के पास आ जाती है। और इसलिए कह सकते हैं केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया, ऐसे राष्ट्र का निर्माण किया गया जिसमें संवैधानिक सिस्टम के साथ जो है राज्य निर्माण लिया गया। और भाषा के आधार पे जो है इसमें 1953 में 1953 में भाषा के आधार पर जिसमें सबसे पहला जो राज्य बनाया गया, राज्य का निर्माण किया गया, वो तेलुगु भाषा के आधार पे वो जो है आंध्र प्रदेश को जो है निर्माण किया गया, आंध्र प्रदेश राज्य का दर्जा दिया गया, आंध्र प्रदेश को जो है राज्य बनाया गया, इसका गठन किया गया और जो भी उसकी प्रशासनिक सुविधा तथा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की खातिर इसको आगे बढ़ाया गया। फिर उसके बाद 1963 में 1963 में नागालैंड को जो है सरकार ने नागालैंड राज्य की रचना की। इस तरह से कई देश हुए, लेकिन बाद में चलकर प्रॉब्लम ये क्रिएट हुआ कि भाई भाषा के आधार पे पहला राज्य जब बना और वो राज्य था आंध्र प्रदेश, तो भाषा के आधार पे जब ये राज्य बनाया गया तो कई अलग क्षेत्रों में, क्योंकि इंडिया एक बड़ा सा देश और इसमें इतनी बड़ी जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, तो इसको सभी लोगों ने मान्यता नहीं दिया। जो है साउथ इंडियन पीपल दे ऑलवेज ट्राइड अबाउट दिस इज नॉट फेयर विथ अस, कि ये हमारे साथ ठीक नहीं है, हम हिंदी नहीं जानते हैं या हिंदी भाषा नहीं जानते। इस तरह से उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और फिर उसके बाद से दूसरे जो राज्य बने वो भाषा के आधार पर नहीं बनाए गए, फिर अंग्रेजी माध्यम को भी जो है उसमें यानी एक लिबरल रूप दिया गया। सख्ती से किसी दूसरे राज्य को यानी लैंग्वेज को थोपने की बात नहीं है यहाँ पे जो है। तो इस तरह से और आगे पॉइंट अगर देखें तो सामाजिक व आर्थिक न्याय, इसमें ऐसा देखा गया कि इस तरह का निर्माण हो, ऐसा देश का निर्माण होना चाहिए जिसमें सबको बराबरी जो है आर्थिक और जो न्याय है आर्थिक या सामाजिक न्याय जो है उसमें बराबर मिल सके, क्योंकि यहाँ पे देखा गया हर तरह के लोग हैं, कई ऐसी जातियाँ हैं, संविधान जो है सबके लिए एक सामान्य रूप से जो है अवसर प्रदान किया है, वो चाहे अनुसूचित जाति हो, बैकवर्ड क्लासेस हो, ओबीसीज हो, शेड्यूल्ड कास्ट हो, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो या बिल्कुल एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस हो, किसी न किसी रूप में सबको जो है एक सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात की जाती है। ऐसे देश का निर्माण किया गया। अगला अगर देखा जाए तो शिक्षा व कानूनी व्यवस्था भी इसमें लाया गया कि भारत एक ऐसा राष्ट्र, एक राष्ट्रीय एकीकरण का जो लक्ष्य है या राष्ट्रीय एकीकरण या जो नेशनल इंटीग्रेशन का है, अगर जो राष्ट्रवाद का मतलब ही होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ द पीपल, लव विथ रिस्पेक्ट टू देयर लैंड, अपने घर के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति अपने आप का जो त्याग है, अपना त्याग, उसको राष्ट्रवाद कहते हैं, उसको नेशनलिज्म कहते हैं। तो लव एंड डिवोशन टुवर्ड्स योर ओन लैंड एरिया, या अपने क्षेत्र, अपने प्रांत, अपने जो विस्तार है उसके प्रति लगाव होना, समर्पण होना, अपनी इस तरह की भावना जो होती है वो राष्ट्रवाद कहलाता है। तो देश का निर्माण ये कहा गया कि भाई शिक्षा और कानून व्यवस्था के आधार पर भी होना चाहिए और लोग शिक्षित हो, संविधान के अनुच्छेद 343 में ये कहा गया था जो है ऐसा होना चाहिए जो। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए, और मैं फिर नेक्स्ट टाइम इसी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा आपके सामने। तब तक के लिए आप सबको ढेर सारा शुभकामना और बहुत सारा प्यार। आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।